कि हमारे सपने हमारी औकात से बड़े हैं और उन्हें पाने के लिए हम जिद पे अड़े हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आई होप भी आप सब भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि आपको जो भी बनना है, जस्ट लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। तो जिद पर अड़े रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है अगर अपने सपनों को आपको पाना है, क्योंकि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो डजेंट मैटर, बट आपको लगातार उसके लिए मेहनत तो करनी ही है कि नहीं। आपका सपना चाहे आईएएस बनने का हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो, ठीक, तो वो आपका एक क्या मांगता है, डेडिकेशन मांगता है ना। तो चलिए ठीक है, उसी डेडिकेशन में थोड़ा सा बूस्टअप देने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस है, करंट अफेयर्स है, अप टू डेट रखने के लिए हम भी आपका थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं, बाकी तो आपका खुद का ही सहयोग रहता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 7 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ठीक है, देखते हैं आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या देखने को मिला। अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूं तो फर्स्ट पेज पे ये जो अभी हम 2 दिन से लगातार पढ़ रहे थे और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी देख लिया था, कौन कौन से सिंबल अलॉट किस एक्ट के थ्रू होते हैं क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हमने देख भी ली थी। तो ये अब पॉलिटिकल टसल चलता रहेगा। अभी आपको देखने को मिला कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन हैं अरिंदम बागची, उन्होंने बोला कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कनाडा में बहुत गलत उपयोग होता हुआ आपको देखने को मिला है, क्योंकि एंटी इंडियन आपको कमेंट्स वगैरह और खालिस्तानी वगैरह इन सब की चीज़ आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो जो कनाडा में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका काफ़ी गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा हमारे स्पोक पर्सन ने कहा, MEA के स्पोक पर्सन अरिंदम बागची। तो आप मेरे को एक काम कर सकते हैं, कनाडा की आप कैपिटल मेरे को क्या करेंगे, टाइप करेंगे। और एक और चीज आपको कमेंट करनी है, जो आपको ग्रेट लेक्स देखने को मिलती हैं, उन ग्रेट लेक्स में से ऐसी कौन सी लेक है जो कि फुल्ली लाई करती हुई आपको नजर आएगी अमेरिका में, तो वो भी आप टाइप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट न्यूज आपको देखने को मिली है मणिपुर के अंदर क्या हुआ, मणिपुर इन द सेंस क्या कि हाई कोर्ट टू हियर इंटरनेट बैन टुडे, की जो हाई कोर्ट है वहां का वो आज इंटरनेट बैन के बारे में चीजें देखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया था इंटरवीन करने से। तो चलिए ठीक है, हमारे लिए इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देख लेते हैं। अगर आप इंटरनेट शटडाउन को हमारे यहाँ ग्राफ देखेंगे तो भारत में आपको नजर आएगा कि ये जो प्रॉपर रेड सा आपको दिख रहा है ये है पूरे ग्लोबल में शटडाउन, और जो थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कम दिख रहा है वो है इंडिया में। 2016 की बात करें तो 75 शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन आपको पूरे कहाँ देखने को मिल रहे थे, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे थे, जबकि उसमें से 35 आपको सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में देखने को मिल रहे थे। ठीक, 2017 में 106 में से 69 आपको भारत में देखने को मिल रहे थे, सेम 2018 में 134, 2019 में 121 भारत में देखने को मिले, 109 2020 में, 107 2021 के अंदर, 2022 के अंदर आपको 84 शटडाउन देखने को मिले। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लीगलिटी है क्या नहीं, मतलब कैसे शटडाउन कर सकते हैं कैसा नहीं। अगर आप देखें तो इंटरनेट शटडाउन अगर भारत की बात करें तो ये जो इंटरनेट शटडाउन है वो आपके 2 रूल्स के 2 कानून के तहत आपको देखने को मिलता है। एक आपको देखने को मिलता है टेलीकॉम सर्विसेज सस्पेंशन ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017, जो कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के थ्रू आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो इसके थ्रू आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और ये क्या करता है, ये एक्ट एम्पावर कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सकते हैं टेलीकॉम सर्विसेज को। ठीक, वो आपको देखने को मिलता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्वियसली बात है, ऐसे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी एज सच बैन कर सकती है ना, अगर जहां भी उसको लगे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी के तहत कुछ ऐसा गतिविधियां देखने को मिली जो कि सही भी हैं। ठीक, ऐसा मान लीजिए कि जो कि सही भी चल रही हैं और वहां पे पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको बंद कर दिया इन नेट को, तो वो तो गलत हो जाएगा, एक गलत ही उसे देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जजमेंट की बात करें तो अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिला 2020 के अंदर, जिसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इंडेफिनिट सस्पेंशन है इंटरनेट सर्विसेज का वो एक इलीगल माना जाता है, कि आपने कोई भी एक तरीके से देयर इज नो एनी काइंड ऑफ टाइम ड्यूरेशन, और अगर वो इंडेफिनिट देखने को मिल जाता है दैट इज इलीगल। और जो अगर आप इंटरनेट शटडाउन भी देखने को मिलेगा तो वो आपकी
कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि वो जो था इंटरनेट शटडाउन करना वो नेसेसरी था पब्लिक इमरजेंसी के उसमें या पब्लिक ऑर्डर को सही रखने के लिए, तो वो भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। और यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ अपने एक्ट में क्या करा, थोड़ा सा चेंजेस करा और उन्होंने बोला कि मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 15 दिन तक आप इसको लगा सकते हैं। 2020 में उन्होंने थोड़ा सा रूल में अमेंडमेंट आपको देखने को मिला, बट 2021 दिसंबर के अंदर जो एक स्टैंडिंग कमेटी बैठी थी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं थी। उसने बोला कि इसमें और भी कुछ चेंजेस की जरूरत है। ठीक, तो अगर आप देखें तो इंटरनेट शटडाउन में बेसिकली यही है कि उसका गलत यूसेज ना देखने को मिले। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर में आप चीजों को कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हमारे लिए नेक्स्ट न्यूज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप देखें ये G20 वाला चल रहा है अभी, ऐसा अभी कुछ इतना खास तो नहीं देखने को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट आ जा रहा है इस न्यूज़पेपर में। आज 30 हज़ारी कोर्ट में फायरिंग, 3 लॉयर्स को अरेस्ट करा गया असेंबली। ठीक है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ये फिलहाल। ठीक, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो पायलट सिग्नल, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा। जेल फॉर लाइफ विदाउट रेमिशन फॉर इन 1996 दिल्ली ब्लास्ट केस। अभी क्या देखने को मिला था, 1996 में एक लाजपत नगर दिल्ली में कांड देखने को मिला था। आपको कांड क्या कि उसके अंदर ब्लास्ट देखने को मिला था जिसके अंदर 11 लोगों की मृत्यु आपको देखने को मिली थी, और उससे रिलेटेड ही अभी एक जजमेंट भी देखने को मिलेगा। इसमें जजमेंट में क्या देखने को मिला कि अभी लगभग थर्सडे मतलब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या देखने को मिला, उनको सेंटेंस मतलब इन द सेंस कि अगर आप देखें तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। जबकि ट्रायल कोर्ट उनको लगभग जिस टाइम पे केस हुआ था तो उस टाइम 1996 में केस देखने को मिला, और ट्रायल कोर्ट ने 2010 में उन तीनों को बेसिकली उनको डेथ सेंटेंस आपको देते हुए देखने को मिला था ट्रायल कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ रेमिशन दिए हुए। ठीक, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, रेमिशन वाली चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो रेमिशन वाला अगर आप चीजें देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो रेमिशन वाली पावर होती है बेसिकली कि सजा को कम करना या नहीं करना, तो वो आपके प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। आर्टिकल 72 आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है। ठीक, और आर्टिकल 161 से रिलेटेड गवर्नर के पास पावर है रेमिशन से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है कि मतलब जस्ट लाइक कोई सजा काट रहा है और तो वो व्यक्ति अपनी सजा कम करने के लिए प्रेसिडेंट से गुहार लगा सकता है, गवर्नर से गुहार लगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये 4 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, ये पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव, और ये एग्जीक्यूटिव पावर है। बेसिकली इसमें जुडिशरी का ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर प्रेसिडेंट उस पर राय लेना चाहे तो राय ले सकते हैं। अगर क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट राय लेना चाहे किससे, सुप्रीम कोर्ट से, तो ले सकते हैं, बट वो बाइंडेबल नहीं होती है, वो उनकी इच्छा माने कि नहीं माने। पार्डन के अंदर क्या होता है कि वो जो पूरा है एक तरीके से जो उनको सजा मिलने वाली थी वो उनकी पूरी सजा को कम कर दी, मतलब एक तरीके से पूरी हटा दिया गया है। कम्यूटेशन के अंदर मतलब कुछ कम उनको सजा दे दी गई है, मतलब जस्ट लाइक 10 साल से 5 साल ऐसा कर दी गई है। रेमिशन के अंदर जो रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट का कैरेक्टर वही रहेगा बट उसके साल कम कर दिए जाएंगे। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगा, लेकिन उसका सजा के कार्यकाल को कम कर दिया जाएगा। रिस्पेक्ट के अंदर लेसर सेंटेंस दे देते हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो मान लीजिए कि उसकी सजा की फॉर्म को ही चेंज करके दूसरी सजा कर दिया, मतलब 5 साल वाली सजा कर दिया। बट वो डिपेंड करेगा, जस्ट लाइक कुछ स्पेशल फैक्ट होते हैं, प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी, इन सब चीज़ों पर चेक करके। रिप्राइव क्या होता है, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर टेम्परेरी पीरियड, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे दे देना, ठीक, उस सजा के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। ठीक, तो अगर आप देखें तो ये आपके प्रेसिडेंट और आपका गवर्नर के हाथ में ये वाली पावर होती है। अगर आप देखें इसके अंदर सेक्शन 432 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू रेमिट सिंस prison is a state subject, state government have power under section 432 of the CRPC to remit sentences। कि अगर आप देखें जैसे कि प्रिजन जो है आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है और उसको सेक्शन 432 सीआरपीसी के थ्रू रेमिट करने की भी थोड़ी सी वहां से पावर मिली हुई है। ठीक, और अगर आप देखें सेक्शन 433A सीआरपीसी का पुट सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, और वो जो है वो इस वाली पावर पे कुछ रेस्ट्रिक्शन आपको लगाता हुआ भी नजर आएगा 433A रेमिशन वाला जो है। ठीक, और हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डेथ पेनल्टी की बात करी थी जैसे मैंने अभी कि ट्रायल कोर्ट ने उनको डेथ पेनल्टी दे दिया था, तो डेथ आपको पता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। तो इस पर जुडिशियल व्यू आपको क्या देखने को मिलता है, एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देखने को मिला 1974 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर इज द रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सेप्शन इन सर्टेन केस। ठीक,
एक जो आपका जो मर्डर वगैरह करा गया है, किसी ऑफेंस वगैरह, मतलब एक मर्डर से रिलेटेड आपको ऑफेंस नजर आ रहा है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कुछ केसेस में आपको, मर्डर इज द रूल एंड कैपिटल पनिशमेंट इज द एक्सेप्शन इन सर्टेन केस। ठीक, तो अगर आप देखेंगे एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस देखने को मिला 1974 में, उसमें बोला गया कि जो आपका डेथ पेनल्टी है वो एक रूल के तहत होती है और जो कैपिटल पनिशमेंट है वो आपके कुछ सर्टेन केसेस में दी जाती है। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 के उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो डेथ पेनल्टी है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देखने को मिलेगी। लो कमीशन ने बोला 2000 मतलब 262वीं रिपोर्ट में अपनी, उसने बोला कि जो डेथ पेनल्टी है उसको अबोलिश कर देना चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ देनी चाहिए टेररिज्म रिलेटेड जैसे ऑफेंसेस और वो वाले रिलेटेड मतलब चीज़ों में। ठीक, ये किसने बोला था? लो कमीशन की 262nd रिपोर्ट ने। तो अभी हमारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए क्या निकल के आ रही है यहाँ से। इस पे रिलेटेड मैंने कल ही बता दिया था, हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड कि उनकी वाइफ ने हैबियस कॉर्पस फाइल करी है। ठीक, और नेक्स्ट ये वाले देख लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट डिक्लेयर इलेक्शन ऑफ थैनी एमपी एज नल एंड वॉइड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो एमपी थे उनके इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया है हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी के भी इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता है, जबकि कौन देता है? हाई कोर्ट के पास वो वाली पावर होती है। ठीक, अगर आप देखें तो जो इंदिरा गांधी जी का भी जो एक इलेक्शन का डिस्प्यूट देखने को मिला था उसमें भी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही नल एंड वॉइड करार दिया था उनके इलेक्शन को भी। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर मैं एक स्टेटमेंट भी फ्रेम कर देता हूँ प्रीलिम्स में, ठीक है, या मॉक टेस्ट में भी आपको देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख देता हूँ कि ईसीआई नल एंड वॉइड करार दे सकता है या उनसे रिलेटेड सारे इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा नहीं, वो आपका हाई कोर्ट के पास पावर है। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। पार्ट 6 में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलता है आर्टिकल 214 से 231 में। और जो इंस्टीट्यूशन है वो हाई कोर्ट का ओरिजिनेट हुआ था 1862 में, जिस टाइम पे हाई कोर्ट सेटअप करे गए थे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में। 1886 में फोर्थ हाई कोर्ट स्टेब्लिश करा गया था आपके इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो हाई कोर्ट मतलब प्रेजेंट करता है क्या कि एक हाई कोर्ट दो स्टेट के लिए भी देखने को मिल सकता है। ये 7th अमेंडमेंट के थ्रू आपको जोड़ा गया था, अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। ठीक, अगर आप 2019 के अकॉर्डिंग देते तो 25 हाई कोर्ट आपको कंट्री में देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप कंपोजिशन वगैरह देखते हैं तो हर एक हाई कोर्ट के अंदर मतलब बेसिकली आपको चीफ जस्टिस देखने को मिलेगा, अन्य जजेस देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्रेसिडेंट के द्वारा रिक्रूट करे जाते हैं, बट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोलेजियम। रिकमेंडेशन कोलेजियम सिस्टम करता है, वो भी अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक, एक बार और आपको न्यूज़ में वो देखने को मिल जाएगा। ठीक, और अगर आप देखें जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर की कितनी उसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, कितनी नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन देखें तो वो सिटीजन होना चाहिए भारत का। अगर चीफ जस्टिस ऑफ मतलब हाई कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट का जो चीफ जज आपको देखने को मिलेंगे उनमें क्या देखने को मिलेगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और जुडिशियल ऑफिस मतलब एक तरीके से 10 साल तक वो जुडिशियली में कुछ ऐसा वर्क कर रखा हो या एडवोकेट वगैरह रह चुका हो। ठीक, तो वाली चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, आपको पता भी होगा। और अगर आप इसमें देखें वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो या 10 साल के आसपास तक। ठीक, और ऐसा कोई भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा नहीं दिया है। ठीक, इनकी ओथ दिलाई जाती है हाई कोर्ट के जज की, वो आपको गवर्नर के थ्रू देखने को मिल जाएगी। जो टेन्योर होता है वो ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, वो 62 एज या जो भी पहले हो। ठीक, 60 मतलब ही होल्ड द ऑफिस, ही अटेंड द एज ऑफ 62 ईयर्स। ठीक, जब तक वो 62 साल की उम्र को नहीं अचीव करता तब तक वो ऑफिस में रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा। वो रिमूव करा जा सकता है मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे, इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे। और जो जज है हाई कोर्ट का रिमूव करा जाएगा मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो रिमूवल वाला मोशन है जो कि पास होगा किस में, पार्लियामेंट के अंदर, तो वो 100 मेंबर के थ्रू लोकसभा में पास होना चाहिए। अगर कोई रेजोल्यूशन लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर उसको पास करेंगे तो तब जाकर रेजोल्यूशन मूव होगा, अन्यथा राज्यसभा में 50 मेंबर का एग्री होने चाहिए उस रेजोल्यूशन में, तब जाके वो दिया जा सकता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी प्रीलिम्स में भी देखने को आपको इससे रिलेटेड एक वो भी मिला था, मतलब क्वेश्चन भी, जो चीफ जस्टिस हैं मतलब उनको बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है, उससे रिलेटेड आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी देखने को मिला था। तो अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और अन्य चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एडिशनल जज भी रिक्रूट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज को किसी भी समय एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट कैन रिक्वेस्ट
retired judge of that high court or any other high court to act as a judge of the high court of that state for temporary period, कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उन रिक्वेस्ट करी जा सकती है उनको एक टेम्परेरी पीरियड का जजेस रहने के लिए, ठीक, अगर एज सच कोई भी ज़रूरत महसूस करी जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आर्टिकल 324 के थ्रू आपको देखने को मिलता है, बट यू हैव टू टेल मी आर्टिकल 334 कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर आपको 3 मेंबर बॉडी यानी कि 2 इलेक्शन कमीशन और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अभी रिसेंटली उसके लिए क्या करा गया है, इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली उसके अंदर आपको लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देंगे, तो तब उनका अपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली अभी इसमें एड ऑन करे गए हैं, ठीक, तो आई होप कि आपको ये ध्यान रहेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो नेक्स्ट आपको एडिटोरियल देखने को मिल रहा था, वैसे तो देख लेते हैं। ये वैसे एनजीटी से रिलेटेड भी अभी मैंने चीज़ें बता दी थी। तो ये जो आदर्श गोयल है, आदर्श गोयल जी रिटायर्ड चेयरपर्सन आपको देखने को मिलेंगे किसके, एनजीटी के। तो उन्होंने बोला कि जो भी ऑर्डर्स वगैरह पे कंप्लाइंस नहीं देखने को मिल रहा है वो एक काफ़ी गंभीर इशू है, ठीक है, एक सीरियस इशू है कि जो एनजीटी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं और उन पर गवर्नमेंट खरा नहीं उतर रही है। तो ठीक, एनजीटी के बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका था आपको, तो आई होप कि आपको पता भी होगा। चलिए ठीक है, आगे हमको क्या देखने को मिल रहा है, आगे हमको देखने को मिलेगा एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक। तो एडिटोरियल एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये आज मेट्रो प्लस करके इस तरीके से आपको आर्टिकल देखने को मिल जाते हैं, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है हम वो पढ़ेंगे ना। तो आर्टिकल आपको देखने को मिला, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इंडिया को ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये काफ़ी आपको चर्चा में भी देखने को मिल रहा है आजकल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर बात करी जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि क्या देखने को मिला क्या नहीं देखने को मिला, तो अगर आप देखें तो इंडिया एक डाइवर्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि उनके लाइफ के एस्पेक्ट को आपको रन करते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे हिंदू मैरिज लॉ अलग है और मुस्लिम्स का मुस्लिम पर्सनल लॉ आपको अलग नजर आएगा, ठीक। और जो अगर आप देखें तो the absence of UCC has led to inequalities and inconsistencies. Prime Minister recently called for the enactment of UCC to address this issue. तो अगर आप देखें कि UCC ना होने की वजह से काफ़ी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल जाती है सोसाइटी में एज सच। तो ये प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमको इसको लाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो अभी आपको काफ़ी न्यूज़ में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट देखी जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बोला, उसकी नीड को एम्फेसाइज करा था कि हमें इंश्योर करना है अगर जेंडर इक्वालिटी और एलिमिनेट करनी है सोशल इनइक्वालिटीज तो हमको ज़रूरत है यूसीसी की, ठीक। और जो अदर मेंबर्स थे जैसे अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, उन्होंने भी सपोर्ट करा था इस आइडिया को यूसीसी के। अगर आप आर्टिकल 44 देखते हैं डीपीएस में वो भी यही बोलता है कि यूसीसी को अप्लाई होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। मतलब डीपीएस भी ऑलरेडी ऑब्वियसली क्या है, वो भी आपको एक गाइडिंग करते हैं ना, गाइडिंग फैक्टर है, भले से वो इम्पोज नहीं होते बट एक गाइडिंग फैक्टर है। जब आर्टिकल 44 में दे रखा है तो एग्जैक्टली हमको थोड़ा सा उसकी ज़रूरत है, एज सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। तो अगर बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट का पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस करा क्या, रिग्रेट ओवर द नॉन इम्प्लीमेंट, मतलब थोड़ा सा वो रिग्रेटिंग भी देखने को मिले कि थोड़ा सा उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ ऐसे, मतलब जो इसका नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आर्टिकल 44 का यूसीसी का, तो वो सही नहीं है क्योंकि यूसीसी अपने आप में इंटेग्रिटी को काफ़ी अच्छे से एकजुट करने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक। और जो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग। आपकी जो रिलीजन वाले जो एक आपको मिला हुआ है, रिलीजन से रिलेटेड जो आपको फ्रीडम मिली हुई है वो फंडामेंटल राइट के थ्रू लागू होनी चाहिए एक तरीके से। द एसेंस ऑफ यूसीसी, अगर आप यूसीसी देखेंगे तो यूसीसी एक नेसेसरी स्टेप है प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट सारे सिटीजन्स के, जो कि रिड्यूस करेगा आपकी सोशल इनइक्वालिटीज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये वाला पॉइंट कैसे समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देखें तो मतलब जिस टाइम पे मतलब जो कुछ पर्सनल लॉस वगैरह होते हैं वो अलग अलग समय पे हर एक कम्युनिटी, मतलब देखें तो आपको डिग्रेड देखने को मिल जाता है कि अगर जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की मैं बात करूं तो ट्रिपल तलाक आने से पहले अगर किसी वुमेन ने अपने मतलब वुमेन को किसी हस्बैंड ने तलाक दे दिया है और वो दोबारा अपने उसी हस्बैंड के पास जाना चाहेगी तो उसको किसी और के साथ रह के आना पड़ेगा, ऐसा चलता है। मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ बट ये उनका प्रोसेस था। तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया और बाद में ट्रिपल तलाक के आने के बाद तो उसको इनवैलिड करार दे दिया गया है। तो और अगर आप वहीं पे हिंदू वुमन में देखें तो हिंदू वुमन में ऐसा कुछ नहीं करना होगा, अगर उनके साथ आना होगा तो एक तरफ जो है
वुमेन को इस तरीके की प्रताड़ना देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ नहीं देखने को मिल रही है, तो इस तरीके की जो इनइक्वालिटी समाज में देखने को मिल रही है वो कम हो जाएंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का और वैसे भी हमें इस सेंस से इस तरीके की, और ये एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क भी आपको देखने को मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी काफ़ी अच्छे से सब पे लागू अच्छे तरीके से होते हुए नजर आएंगे। ठीक, और जो अगर आप देखें मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अपहेल्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और सारी चीज़ें सारे सिटीजन्स के लिए आपको समान नजर आएंगी, है कि नहीं। एम्पावरिंग वुमेन एंड एंश्योरिंग इक्वालिटी, तो अगर यूसीसी बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपको एम्पावर करता भी नजर आएगा, वुमेन की डिग्निटी और उनकी जेंडर इक्वालिटी, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड मैटर हो, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हो। वरना क्या होता है कि डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर हिंदू में अलग चलेगा, मुस्लिम में अलग चल रहा है, अदर किसी रिलीजन में अदर चलता हुआ आपको नजर आता है। तो इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो आपको हटती हुई नजर आएंगी, जो कि इस आर्टिकल में बात करी जा रही है बेसिकली। ठीक, और ये जो है ये फोस्टरिंग सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन में आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा, कि जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है तो उसमें एक लीगल एक काफ़ी अच्छे से ये रोल प्ले कर सकता है उन सब एक साथ एकजुटता लाने के लिए। ठीक, अगर आप देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने तो ऑलरेडी बेसिकली इसकी नीड को पहले ही बताया था, जैसे बी आर अम्बेडकर का मैं बता ही चुका हूँ, उन्होंने बोला था कि ज़रूरत है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस एंड जेंडर इक्वालिटी, अगर आप देखें पर्सनल लॉस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के तहत अलाइन करना ही काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह इन सबको ख़त्म करना है तो। ठीक, तो अगर आप देखा जाए तो हम अपील ही कर सकते हैं इस चीज़ के सपोर्ट के लिए कि जो सारे सिटीजन और जो रिलीजियस लीडर हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको सपोर्ट मानना चाहिए यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, और एज अ एक इंस्ट्रूमेंट समझना चाहिए जो कि सोशल रिफॉर्म वगैरह कर सकता है और जो इनइक्वालिटी समाज से निकाल सकता है। तो ये ऑथर के व्यू थे, मैंने यहाँ पे ऐसा अपना कोई व्यू ऐसा नहीं रखा है, जो ऑथर ने बोला है वो सारी चीज़ हमने बात करी है जो एडिटोरियल में। बट हाँ ठीक है, यूसीसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट जो भी आपको लूप होल देखने को मिल रहे हैं उन सबको टैकल आउट करके। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल वैसे इसमें आ ही गया था, तो नेक्स्ट आर्टिकल इसमें रिलेटेड था इससे, इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग। तो ये फिरोज बरून गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जो कि बीजेपी के से एमपी हैं, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश के। तो देख लेते हैं इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि जो रूपी को उसका इंटरनेशनलाइजेशन की, उससे आपको पॉजिटिव आउटकम्स भी देखने को मिलेंगे। बट अगर आप देखें तो अगर पुरानी समय की बात करें थोड़ा सा, तो रुपी का काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाता है गल्फ रीजन में, गल्फ कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरब, यूएई वगैरह इन सब में, ठीक, कतर वगैरह। बट ओवर द टाइम हम अपना ये जो स्टैंडिंग है वो उसको खोते हुए नज़र आए थे। अभी अगर आप देखेंगे तो करंटली जो है, अगर आप देखें तो ये जो रुपी है वो लिमिटेड इंटरनेशनल डिमांड है इसकी। ठीक, तो अगर आप देखें, बिकॉज उन्होंने ऐसा बोला कि ये लिमिटेड डिमांड इसलिए देखने को मिली कि डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला और लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो करेंसी में वो डिक्रीज होता हुआ नजर आया, इसलिए इतनी लार्ज स्केल पर आपको डिमांड देखने को नहीं मिलती है रुपी की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक, लेस इंटरनेशनल डिमांड फॉर रुपी, बिकॉज अगर आप रुपी का शेयर, मतलब इतनी डिमांड कम क्यों है रुपी की, तो अगर आप, क्योंकि अगर आप देखें तो मैक्सिमम कंट्रीज आपको डॉलर में ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर आप एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे, एक तो यूएस की 23 ट्रिलियन इकोनॉमी वैसे ही देखने को मिल जाती है, तो लोग उसमें ट्रेड करना ज़्यादा विश्वसनीय समझते हैं। ठीक, उसको एज स्टेबल समझते हैं। तो अगर आप देखें तो लेस इंटरनेशनल डिमांड क्यों है रुपी की, जो रुपी का शेयर है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो काफ़ी कम है, लगभग 1.6% आपको डेली के एवरेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और हमको क्या करना चाहिए, अगर हमको ये सारी चीज़ें लेके चलनी है जो कि लेस इंटरनेशनल डिमांड देखने को मिल रही है, तो हमको प्रमोट करना होगा रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन, जो कि इनेबल करेगा हमारे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग रुपीज़ में। तो हम जो बाहर से एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग लेते हैं वो डॉलर में ना लेके हम रुपीज़ में हम ले सकते हैं फिर बाद में। ठीक, और एनकरेज करेगा ये चीज़ हमारे ट्रेड रुपी में कर सकते हैं सर्टेन कंट्रीज़ के साथ। तो धीरे धीरे हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि रुपी को बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, सबसे पहली बात तो ये है ना, आपको इंडियन रुपीज़ की जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। अगर उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ट्रेडिंग के लिए, तो कौन क्या मतलब कैसे आप उसको बढ़ा पाएंगे। ठीक, तो अगर आप इसमें देखें तो उसने बोला कि जो ऑब्स्टिकल हैं रिजर्व करेंसी के बेसिकली एज अ इंटरनेशनलाइजेशन हमको इसको कराने के लिए, सबसे पहली बात ये है कि ये फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नेसेसरी होती है किसी भी करेंसी के लिए। अगर आप देखें तो उसको एज अ
आपको इंटरनेशनलाइजेशन करना है किसका, करेंसी का। लेकिन अगर हम इंडियन करेंसी देखें तो इंडियन करेंसी की कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो हमारी जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अगर आप देखें, इंडिया हैज लिमिटेशन ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ड्यू टू कंसर्न अबाउट कैपिटल फ्लाइट एंड एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। अगर आप देखें तो इसमें फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी की नेसेसरी होती है, बट कुछ लिमिटेशंस है हमारी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं उस लेवल पे चीज़ों को, ठीक। बिकॉज अगर हम फुल्ली कन्वर्टेबल कर देते हैं रुपीस को, ठीक, कि फुल्ली कन्वर्टेबल है, तो हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल जाएगी, ठीक, क्योंकि हम उसने लेवल पर अभी डेवलप्ड नहीं है, वी आर डेवलपिंग कंट्री, ठीक। हम चाइना का एक्सपीरियंस को देख सकते हैं, जो कि रेनएमबी को उसने काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश करी थी, उसका एक्सपीरियंस हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चाइना ग्रेजुअली इनेबल्ड द यूज ऑफ इट्स करेंसी फॉर ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन। तो क्या करता था चाइना, मतलब ट्रेड वगैरह के लिए अपनी रेनएमबी को ही थोड़ा प्रमोट करता था धीरे धीरे करके, ठीक, और उसी में ही इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर आप देखें तो रिफॉर्म टू इंटरनेशनलाइजेशन द रूपी, तो हमको क्या जरूरत, मतलब बेसिकली हमको क्या करना चाहिए, क्या रिफॉर्म की जरूरत है अगर हमको इंटरनेशनलाइजेशन करना है रुपी का। जो रुपी है उसको क्या करना पड़ेगा, शुड बी मोर फ्रीली कन्वर्टेबल, कि वो एक तरीके से कन्वर्टेबल इजीली हो जाए, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कोई दिक्कत ना देखने को मिले। अगर सामने वाले व्यक्ति को दिक्कत देखने को मिलेगी तो वो एक्सेप्टेंस कम होगा किसका, रुपी का, ठीक। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम उसमें अलाउ करें, और जो इजीली आपको इंडिया और अदर कंट्रीज में आपको इजीली देखने को मिले, क्या, ट्रेड वगैरह डेवलप करना है। डीपर और मोर लिक्विड रुपी बॉन्ड मार्केट, जो कि अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को, प्रोवाइड करनी है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस तमाम हमको, ठीक, मतलब उनको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताओ बेसिकली, और मतलब मोर लिक्विड बनाओ रुपी को, जो कि इजीली अवेलेबल आपको हो जाए, ठीक। और जो इन्वॉइसिंग है ट्रांजेक्शन्स की वो रुपी में कराओ। अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, इम्पोर्टर्स मतलब बेसिकली इम्पोर्टर्स वुड एनहेंस द रुपीज यूसेज इन ट्रेड सेटलमेंट में वो इंडिया का रुपी का यूज़ कर सकते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम श्रीलंका के साथ करते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट रुपीज़ में। हम ट्रेड इंसेंटिव जो है फॉरेन बिजनेसेस के लिए, तो उसमें हम रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं करेंसी मैनेजमेंट में, जो कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप देखें तो जो तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन अगर आप देखें तो जो रिकमेंडेशन थी तारापुर कमेटी की, तो उसमें ये बोला गया था कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको इंटरनेशनलाइजेशन बनाना है रुपी को, तो फिस्कल डेफिसिट आपको कम करना होगा, इन्फ्लेशन रेट्स पे आप कम करना होगा, बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे आपको कम करना होगा, एनपी आपको कम करना होगा बेसिकली, जो कि एनपी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक। और अगर मतलब इस तरह की चीज़ें जब आप कम करेंगे तो इट विल वर्क, ठीक। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, बट आपको बूस्टअप मिल जाएगा थोड़ा। अगर कंक्लूजन की बात करें तो गवर्नमेंट को एक रोड मैप की जरूरत है, अगर उसको इंटरनेशनलाइजेशन करना है रुपी का, तो उस रोड मैप पर वो काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी, तो मे बी द थिंग्स विल बी इन इट्स फेवर, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमको नेक्स्ट क्या आर्टिकल या एडिटोरियल न्यूज़ में देखने को मिला। तो अगर नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करें बेसिकली, तो नेक्स्ट एडिटोरियल ये शटडाउन से रिलेटेड था, तो ये अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं, ठीक। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ इससे रिलेटेड। और अंडरस्टैंडिंग डार्क पैटर्न कुछ नहीं है बेसिकली, ये है ना, अगर जैसे मान लो आप शॉपिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, ठीक, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करा आपने, तो जैसी शॉपिंग करके आपने कुछ चीज़ कार्ट में ऐड करी, कार्ट में ऐड करने के बाद क्या होता है, वो आपको चीज़ें आपकी रिकमेंड मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लो कि आपने डोमिनोज पर पिज्ज़ा ऑर्डर करा, पिज्ज़ा ऑर्डर के साथ साथ वो आपको रिकमेंड करेगा क्या, कि आप केचप ले लीजिए, आप एक्स्ट्रा चीज़ ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, ठीक। जबकि आपको उस चीज़ को लेने का मन नहीं था, लेकिन जैसी वो रिकमेंडेशन आई तो आपने वो चीज़ें भी ऐड कर दी, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके थिंकिंग को मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो आपने सोचा नहीं था आप वो भी ऑर्डर कर रहे हैं, आपने सिर्फ पिज्ज़ा का सोचा था और पिज्ज़ा के साथ साथ आप वो भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, बिकॉज उसने आपको पॉपअप करा, ठीक। वो आपका डिटेल्स वगैरह फिर मतलब वो सारी चीज़ें कैसे आपको देखने को मिली, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें आपको दिखा रहा है, ठीक। और प्लस आपको कुछ ऐसे पॉपअप भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको दिखेगा ही नहीं कि इसको हटाएं कैसे विदाउट इन्फॉर्मेशन भरे, मतलब वो छोटा सा कोने में रहता है कि अगर आपको हटाना हो तो, लेकिन वो दिखता नहीं है, फिर हमको पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ जाती है, फिर वो बाद में हट जाता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन वो उनके लिए क्रूशियल हो जाती है, ठीक। उनका तो बेनिफिट हो रहा है ना, बट हमारी चीज़ों का हनन आपको होता हुआ देखने को नजर आएगा। तो उसी चीज़ के बारे में ये बात कर रहा था आर्टिकल, ठीक। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ हाई सीज ट्रीटी, तो हाई सीज ट्रीटी कुछ नहीं है बेसिकली, अगर आप देखें
तो 19 जून को यूएन ने अडॉप्ट करा था मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज नेशनल, जो मतलब बेसिकली जो आपको मैराइन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको एक ट्रीटी का साइन होती है आपको नजर आएगी, जिसका बेसिकली एम था क्या कि प्रोटेक्ट करना मैराइन लाइफ को, जो कि एरियाज जो कि नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के भी एरियाज देखने को मिलते हैं, ठीक, जैसे कि इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में जो आपको देखने को मिल जाते हैं, और तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ करके, तो जो मैराइन एरिया मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने ही घर का ध्यान रखेंगे, हम पड़ोसी के घर अगर कूड़ा देखने को मिल रहा है तो हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं ना। जस्ट लाइक जैसे भारत का जो अगर आप एरिया देखेंगे तो भारत सिर्फ यार हर एक कंट्री अपने आसपास के एरिया को शुद्ध रखेगी, और बीच का जितना भी हमारे 70% वाटर है, पानी में है, ठीक, टोटल, तो उसका कौन ध्यान रखेगा? हम तो सिर्फ अपने घर का ही ध्यान रख रहे हैं, और जो बाकी बच गया उसका कौन करेगा? उसमें सब गंदगी करे जाएंगे तो कैसे होगा? तो उस मैराइन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको देखने को मिला BBN, मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक। तो हमें वो आपस में मिलकर ही तो करना पड़ेगा ना। मान लो कि भारत ने अपने 12 किलोमीटर नॉटिकल माइन तक ही चीजों को प्रिजर्व करा, उससे आगे कौन करेगा? इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तभी तो करे जाएंगे ना, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, देखें तो प्रोसेस अगर आप देखें इस चीज़ का क्रिएशन कैसे देखने को मिला, जो आइडिया था मैराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, वो आपको 2002 में देखने को मिलता है। 2008 में इसकी जो नीड थी, द नीड फॉर एन एग्रीमेंट वाज, मतलब इस तरीके की जो नीड को मतलब रिकॉग्नाइज वगैरह करा गया। फिर बाद में एक प्रिपरेटरी कमेटी देखने को मिली 2015 में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेंगी, ठीक। उसके बाद में आपको नेगोशिएशन देखने को मिला, और जो ट्रीटी थी वो अडॉप्ट होती है आपको 2023 में नजर आ रही है। इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल रेगुलेशन, जिससे कि प्रोटेक्ट करी जा सके ओशन की लाइफ, ठीक, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से परे हट के। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपने ही घर का ध्यान रखने हैं, यार दूसरे के घर का भी तो ध्यान रखें। मतलब इन द सेंस क्या कि अगर आप देखें बीचेस पे कूड़ा वगैरह फैल के आ जाते हैं, अब कोई उसको अपनी वो नहीं देखने को मिलेगी किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको साफ कौन करेगा? हम सबको ही तो करना पड़ेगा ना। दिक्कत तो वो हमको ही देखने को मिलेगी ना। अब आप ये कहकर छोड़ दो अरे हमारा कूड़ा थोड़ी है किसी और का है, दिस इज नॉट फाइन, ठीक। ऑब्वियसली बात है, सबको एक इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए उन सब चीज़ों के लिए। इसके अंदर ट्रीटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एड्रेस करेगा क्रिटिकल इशूज, जस्ट लाइक जैसे आपको राइजिंग देखने को मिल रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर का, ओवर एक्सप्लोइटेशन आपको मैराइन रिसोर्सेज का देखने को मिल जाता है, ओवर फिशिंग, कोस्टल पॉल्यूशन देखने को मिल जाता है, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल जाती हैं, उन सबको टैकल आउट करता हुए नजर आएगा आपको, ठीक। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बेनिफिट देखने को मिलेगा कि जो मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो कि क्लियर हाउस मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑपरेशन, मतलब आपस में चीज़ों को शेयरिंग वगैरह करके काफ़ी अच्छे से हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, ठीक। और जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल बॉडी है वो काफ़ी एक रोल प्ले करेगी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को करने में, ठीक, जिससे क्या होगा कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन ईजिली काफ़ी अच्छे वे में बना पाएंगे। चैलेंज डिबेट क्या जो इशू है बेसिकली अगर आप देखें तो मैरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोस्ट प्रोलॉन्ग नेगोशिएशंस, मतलब ये है कि मैराइन से रिलेटेड जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको चैलेंज देखने को मिल सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से शेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। द यूज ऑफ फ्रेज लाइक प्रमोट और एंश्योर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटी स्पेशली रिगार्डिंग शेयरिंग बेनिफिट वॉज हैवीली डिबेटेड, जो इसमें प्रमोट और एंश्योर वाला बात करी गई है, तो इन पे मतलब कुछ मतलब कि हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, कोई बोल रहा है कि हाँ ठीक है आप इसको प्रमोट करेंगे, तो ये वाली भी डिबेटेड चीज़ है कि आप बोल तो रहे लेकिन बाद में चीज़ें नहीं कर रहे हैं, तो दो वर्ड्स आपको ये चार डिबेट वगैरह आपको काफ़ी देखने को मिल गई थी, ठीक। अगर आप देखें अपोजिशन इस ट्रीटी का जो डेवलप कंट्रीज है वो अपने प्राइवेट एंटिटीज़ के इंटरेस्ट में रिलेटेड वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आई हैं। रशिया और चाइना है उन्होंने भी अपना अपोजिशन क्या करा है, एक्सप्रेस करा है, क्योंकि वो तो रिसोर्सेज को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो अगर आप देखें हाई सी ट्रीटी एक सिग्निफिकेंट स्टेप आपको देखने को मिलेगा मैराइन पॉपुलेशन या जो भी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिले फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग अगर हम उसको देखें तो हमको काफ़ी अच्छे से सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है ना उनको बचाना भी सारी चीज़ों को रिलेटेड। फिर आप देख ही रहे हैं एनवायरनमेंट पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो अभी आपको मैं इसी में ही दिखा देता हूँ पहले न्यूज़पेपर में, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली क्या न्यूज़ देखने को मिली क्या नहीं। तो ये तो हमने चलो डिस्कस कर लिया है, ये ऐसा कुछ नहीं था। द फॉल आउट ऑफ डिलिमिटेशन इन द स्टेट नीड नो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग,
ये पॉलिटिकल डिबेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। बेसिकली क्या था कि इसमें बोला जाता है कि जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा देखने को मिल जाता है, उनको अपर नॉर्थ इंडियन के नाम से बोला जाता था। तो बेसिकली वही कि अभी जो डिलिमिटेशन होगा 2026 में वो काफ़ी रोल प्ले करेगा। डिलिमिटेशन क्या, वो दोबारा सीट्स डिवाइडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अभी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग सीट का एलोकेशन की कितने पर्सन कितने एमपी के अंडर में आएंगे, वो सारी चीज़ें ना, कि मान लो कि पॉपुलेशन पहले थी मतलब कम थी तो एक एमपी के अंदर में 1 लाख आ रहे थे, लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई, हम नंबर 1 पे आ गए, तो 1 लाख पर्सन थोड़ी आने पड़ेंगे, 1.5 लाख आने पड़ेंगे, या हमको नंबर ऑफ एमपीज बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो वाली चीज़ थी, ऐसे जितना वो था नहीं इसमें। ठीक, तो अभी 62 ईयर वुमेन ओल्ड थी, उसको शॉट डेड इन इम्फाल वेस्ट। ओके, कोलेजियम पर्पस न्यू चीफ जस्टिस फॉर 7 हाई कोर्ट, 7 हाई कोर्ट में अभी कोलेजियम के थ्रू आपको न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हुए नजर आएंगे। तो देख लेते हैं, हमारे लिए कोलेजियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं कोलेजियम की बात करूँ तो कोलेजियम के अंदर क्या होता है कि इसका आपको 4 जजेस देखने को मिलते हैं, और ये हेड करा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, और ये लोग आपका क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देंगे जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक, तो अभी उसी के थ्रू आपको देखने को मिला, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये पहले अभी आप देखें तो इसी बीच में एनजेएसी का जिक्र देखने को मिलता है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर चारों के चारों आपको सीनियर मोस्ट जजेस देखने को मिलेंगे, मतलब सारे जुडिशरी से रिलेटेड है। लेकिन जब एनजीएसी आया था तो एनजीएसी के अंदर में आपको लॉ मिनिस्टर भी देखने को मिला था, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए करार दे दिया गया क्योंकि जो लेजिस्लेटिव वाले मेंबर थे वो आपको जुडिशरी में इंटरफेयर करते नजर आ रहे थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि हमारी एक कोई स्वायत्तता नहीं रह जाएगी, जुडिशरी में इंटरफेयर हो जाएगा फिर लेजिस्लेटिव का। तो एनजीएसी को फिर हटा दिया, और अभी भी कंटिन्यूस क्या देखने को मिलेगा, कोलेजियम सिस्टम। तो अगर बात करी जाए तो 3 जजेस केस आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिला 1981 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो कंसल्टेशन है इसका मतलब कॉन्करेंस का नहीं है, इसका मतलब सिर्फ कि हम एक दूसरे के अपने विचार विमर्श को, जो हमारे विचार हैं उनका एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक, सेकंड जज केस देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसने ओवररूल करा डिसीजन और डिवाइस है स्पेसिफिक प्रोसीजर। इन्होंने एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाया जिसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड देखने को मिलेगा जजेस के। ठीक, जो मेजोरिटी की वर्डिक्ट देखने को मिलती है सेकंड जज केस में, अकॉर्डेड प्राइमेसी ऑफ द सीजीआई इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। ठीक, अगर आप देखें तो आपको सबसे ज़्यादा कोलेजन सिस्टम में किसके प्राइमेसी देखने को मिले, सीजीआई की, तो वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जा रही थी। ठीक, थर्ड जज केस में अगर आप देखें तो 1998 में सुप्रीम मतलब कोर्ट ने मतलब बोला कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो अडॉप्ट करा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, बट उसमें अन्य जजेस की भी चीज़ें मानी जाएंगी, अन्य जजेस के भी व्यूज़ को टैकल आउट करा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सेकेंड जजेस केसेस में क्या देखने को बता रहे थे कि सिर्फ सीजीआई की ही पावर आपको देखने को मिल जा रही है, तो यहाँ पे बोला कि आपको अदर जजेस की भी ओपिनियन लेना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद आपको 2014 में एनजेसी देखने को मिला 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया। ठीक, आपको पता है क्योंकि उसमें लॉ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। और अब ये काफ़ी डिबेटेबल इशू भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सीबीआई का अगर मैंने बताया है तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपको क्या क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है, मतलब क्या न्यूज़ देखने को मिली है। सीबीआई ने भी 7 इन मालदा 4 फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड 7 लोगों के खिलाफ अभी मतलब इंक्वायरी चालू करी है। बेसिकली जो रिलीजियस कन्वर्जन देखने को मिला काफ़ी फोर्स तरीके से। तो सीबीआई अगर आप देखेंगे तो ये 1964 में सांथाना कमेटी के थ्रू आपको रिकमेंडेशन देखने को मिली थी, जिसके बेसिस पे इसको बनाया गया था। जो सीबीआई को हेड करता है वो डायरेक्टर करता है, उस एक स्पेशल डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं, 2 साल टेन्योर होता है। सीबीसी एक्ट 2003 के थ्रू ये काम करते हैं, लेकिन इसको जो पावर ड्राइव होती है वो होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू पावर। ठीक, और बेसिकली ये जो डील करता है ये करप्शन से रिलेटेड और इंटेग्रिटी मेंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये वर्क करता है किसके सुपरविजन के अंडर में, सीबीसी के सुपरविजन के अंडर में आपको एक काम करता हुआ नजर आएगा। जो कि सीबीसी काम करती है किससे रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का रिलेटेड आपको काम करते हुए नजर आएगी। ये जो फंक्शन करती है सीबीआई, ये काम किसके अंदर में करती है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। ठीक, और पीएमओ के ऑफिस के अंडर में आपको काम करती नजर आ जाएगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको इसमें देखने को मिल जा रही है।
चंद्रयान 3, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में। कल हमने एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशली कि वो अब 14 तारीख में आपको देखने को मिलेगा। 14 जुलाई को इसको लॉन्च कराया जाएगा और 23 और 24 अगस्त में ये मून की सरफेस पे लैंड कर जाएगा। एक नया ऐप लेकर आया ये इंस्टाग्राम, तो ट्विटर की तरह वहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम में आप फ़ोटो शेयर कर देंगे लेकिन टेक्स्ट वगैरह पब्लिकली आप कनेक्ट हो सकते हैं थ्रेड के थ्रू। ये अभी लेके आए हैं, ठीक। ऐसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो जैसे ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमको कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है अगर हमें एफडीआई को प्रमोट करना है, बेसिकली प्रमोट इन द सेंस, ठीक। क्योंकि अभी आपको कमी देखने को मिली थी एफडीआई में। तो एफडीआई क्या होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो एफडीआई एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। जो बाहर के लोग हैं वो भारत में आपको इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ जाएंगे बेसिकली, ठीक। और इसकी ज़रूरत भी है बेसिकली, ठीक। क्यों? क्योंकि जब बाहर के लोग, अगर आप देखें तो अभी हम इंटरनेशनलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो बाहर के लोग इन्वेस्ट वगैरह नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें आपकी बढ़ पाएंगी। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट था क्या कि जो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2 रूट के थ्रू देखने को मिलती है। एक ऑटोमेटिक रूट ये होता है जिसके अंदर आपको आरबीआई या इंडियन गवर्नमेंट से एज सच कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। मेडिकल डिवाइसेस में 100% एफडीआई तक अलाउड है। थर्मल पावर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस में कितने सेक्टर तक अप्लाइड है। और थर्मल पावर में 100%, इंश्योरेंस में 49 से आई थिंक पिछले साल बढ़ा के 74 हो गई। एक बार आप देख भी सकते हैं, बट हाँ 49 नहीं 74% है, ठीक। ठीक, पेंशन में 49%, पावर एक्सचेंजेस में 49%, पेट्रोलियम में 49%। तो मतलब ये आप ध्यान रख सकते हैं कि किसमें कितना परसेंट तक एफडीआई अलाउड है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% तक, पोर्ट एंड हार्बर में 100% तक। एक गवर्नमेंट रूट होता है, गवर्नमेंट रूट के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये वही सेक्टर होंगे ना जो कि क्रूशियल सेक्टर होंगे, है कि नहीं। तो आपको देखने को मिल जाता है कि आपको एक प्रॉपर किससे परमिशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से। तो जो एक एप्लीकेशन है वो सेंड करी जाती है अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री को, कोलैबोरेशन किसके साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट वगैरह, डीपीआईटी वगैरह उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो चीज़ें उस पर डिपेंड करेंगी, ठीक। वो उसका पूरा एक ओवरव्यू देखेगा, ठीक। जैसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपको ज़रूरत पड़ जाती है गवर्नमेंट की अप्रूवल के, सैटेलाइट वगैरह से रिलेटेड या प्रिंट मीडिया में रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो इनमें क्या है कि इनमें अलाउड तो है एफडीआई बट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट रूट आपका कहलाते हुए देखने को मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और डेली आपको एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी आपको देखने को मिलता है शाम को, ठीक, 5 o'clock के आसपास, ठीक। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।